In previous video, we have been discussing about the solubility, and this topic, we have discussed about solubility of solid in liquid. Now, continuing further, moving ahead, we will see over here the solubility of gases in liquid. So, before going to that topic, firstly, let's once again recall what the solubility is. Solubility is the maximum amount of solute that a given solvent can dissolve at a given temperature or pressure. Solubility, it is what? It is the maximum amount of solute that a given solvent can dissolve at given temperature and pressure. At given temperature and pressure. यही थी solubility की definition. This is what we call solubility. And now talking about the gases. If our solvent is water, अगर वाटर की बात करें, वाटर को एज अ सॉल्वेंट हम यहाँ कंसिडर करें, तो वाटर के अंदर कई सारे गैसेस डिसॉल्व हो सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस के डिसॉल्विंग एबिलिटी इसमें देखी गई है. कुछ गैसेस बहुत ही रीडली, बहुत ही इजीली, आसानी से वाटर में डिसॉल्व कर जाते हैं, जबकि कुछ उतने एक्सटेंट तक डिसॉल्व नहीं कर पाते हैं. यानी डिफरेंट डिफरेंट गैसेस में डिसॉल्व होने की जो एबिलिटी है वाटर के अंदर, वो डिफर करेगी, वो वैरी करेगी. जैसे अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले लाइफ सपोर्टिंग गैस ऑक्सीजन की, अगर हम लोग बात यहाँ करते हैं, ऑक्सीजन ये कुछ ही एक्सटेंट तक बहुत ही स्मॉल अमाउंट में वाटर में डिसॉल्व होता है. यानी इसकी डिसॉल्विंग एबिलिटी, जो डिसॉल्व होने की जो कैपेसिटी है इसके अंदर, वाटर के अंदर, वो उतनी खास नहीं, उतनी ज़्यादा नहीं है. तो फॉर ऑक्सीजन वी कैन से दैट इट कैन डिसॉल्व इन वाटर अप टू अ स्मॉल एक्सटेंट ओनली. बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट तक ऑक्सीजन जो है वो वाटर में डिसॉल्व कर सकता है. और ऑक्सीजन का वाटर में डिसॉल्व करना एक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम जितने भी एक्वेटिक लाइफ की बात करते हैं, वो लाइफ कंटिन्यू रह पा रहा है तो इसी वजह से, क्योंकि रिस्पायरेटरी गैस हम जान रहे हैं ऑक्सीजन है, और अगर ये ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं होता है वाटर में, तो फिर जो एक्वेटिक लाइफ है वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता. तो किसी लिमिट में ही डिसॉल्व हो पा रहा है, एक स्मॉल एक्सटेंट में ही डिसॉल्व हो पा रहा है, बट उतना ही बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एक्वेटिक लाइफ के लिए. अब अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे गैस की, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ चले जाते हैं, तो देन दिस कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर. CO2, carbon dioxide, it also dissolve in water. बट इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, इसके डिसॉल्व करने की जो एक्सटेंट है वो ज़्यादा है. यानी ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा डिसॉल्व कर सकता है. और ये जो CO2 है, इसके डिसॉल्व होने के कारण बहुत सारे जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाएंगे. तो यहाँ पे CO2 का डिसॉल्व होना भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. उस तरीके से अगर हम आ जाते हैं HCl गैस की बात करते हैं, तो HCl गैस जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर में. इसकी जो डिसॉल्विंग कैपेसिटी है वो अबव टू गैसेस के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है. तो इसको हम हाईली सॉल्युबल के कैटेगरी में डालेंगे. ये हाईली सॉल्युबल गैस है, बहुत ही जल्दी से, बहुत ही आसानी से ये डिसॉल्व कर जाता है. तो यहाँ पर हम साफ देख रहे हैं कि डिफरेंट गैसेस के लिए जो डिसॉल्व होने की एबिलिटी है वाटर के अंदर वो डिफरेंट है. ऑक्सीजन कुछ स्मॉल एक्सटेंट तक डिसॉल्व हो पा रहा है. CO2 in respect to oxygen, it can dissolve somewhat more, and talking about HCl, it is highly soluble in water. अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो उसके डिसॉल्व होने से जो बेनिफिट है वो है लाइफ को सपोर्ट करना. CO2 फोटोसिंथेसिस, एंड HCl जब डिसॉल्व होगा तो वो एक एक्वस सॉल्यूशन तैयार करेगा. एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स सम अदर गैसेस, दैट इज नाउ अमोनिया.
अमोनिया भी हाईली सॉल्युबल कैटेगरी में आता है। ये भी वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा डिजोल्व करने की कैपेसिटी रखेगा, इसमें भी इसको हम हाईली सॉल्युबल की कैटेगरी में लेते हैं। टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन गैस, इट इज ऑल्सो लाइक ऑक्सीजन वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, लेस सॉल्युबल इन वाटर। तो ये सब एग्जाम्पल्स की बात हो गई यहाँ पर, जिसने काफी क्लियर किया कि ये सारे गैसेस की डिजोल्व होने की जो एबिलिटी है वाटर के अंदर वो एक समान नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए वैरी करता है। हियर आर सम ऑफ द एग्जाम्पल इन विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl, ammonia and nitrogen. At least we have to remember some of the example such that yes, which gases are very highly soluble or which gases are less soluble, so that we can solve out some of the simple objective type question if it is asked about the solubility of gases in liquid. So we have to remember that highly soluble gases are HCl and ammonia, while talking about the less soluble gases, it include nitrogen, oxygen, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आगे जो बात आती है वो है फैक्टर्स की, कि व्हाट आर दैट फैक्टर विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन गिवन लिक्विड। फैक्टर अफेक्टिंग solubility of gas in given लिक्विड। उन फैक्टर्स की हम बात करते हैं जो अफेक्ट करते हैं गैसेस की सॉल्युबिलिटी को। तो वो दो मेन फैक्टर्स हैं, प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर and temperature are two important factors that affect the solubility of gases in any given liquid. अब वन बाय वन हम इस फैक्टर्स पर आते हैं कि हाउ दिस फैक्टर जस्ट अफेक्ट द solubility of gases in the liquid. Talking about pressure first, solubility of any gas in the liquid is very much affected by change in pressure. प्रेशर के इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है किसी लिक्विड के अंदर उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। यानी कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर में से है जो गैस के सॉल्युबिलिटी में चेंजेस लाएगा, वेरिएशन लाएगा। अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं कि कैसे ये जो प्रेशर है वो अफेक्ट करेगा किसी गैस की सॉल्युबिलिटी को। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रेशर को अगर इंक्रीज कर दिया जाता है तो गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। प्रेशर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी जो है वो भी बढ़ेगी। अब इसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझते हैं। यहाँ पर ये कंटेनर और यहाँ हमने एक सॉल्यूशन ले रखा है। यहाँ ये लिक्विड मीडियम है और यहाँ पे गैसेस पार्टिकल्स हैं। ये जो एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये जो सॉल्यूशन है उसके जस्ट अपर सरफेस पे गैसियस लेयर है, ये गैस के लेयर है यहाँ पर, यानी दिस वन इज गैसियस लेयर और ये एक सॉल्यूशन है। अब इस समय जो प्रेशर, उस प्रेशर को हम लोग मान लेते हैं P1। तो इस पर्टिकुलर प्रेशर पर यहाँ से गैस जो है वो इस सॉल्यूशन में इंटर कर रहा है। डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू है। डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है वो एक गिवन प्रेशर P1 पर यहाँ पर चल रहा है। अब हमने क्या किया, प्रेशर को चेंज किया और प्रेशर को चेंज करके कर दिया P2 और दिस P2 इज ग्रेटर देन P1, यानी हमने प्रेशर बढ़ाया। और अभी ऊपर जस्ट मैंने कहा कि अगर हम सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो प्रेशर हमें बढ़ाना होगा, यानी कि हमने जैसे ही प्रेशर बढ़ाया, इंक्रीज किया, तो जो ये गैसियस लेयर है उसके अंदर से पार्टिकल बहुत जल्दी जल्दी इस सॉल्यूशन में एंटर करेंगे, यानी सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ने लगेगी। मोर एंड मोर gaseous particle will get dissolved into the solution, meaning कि डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है वो फास्ट होने लगेगा। तो यहाँ पर गैसियस मीडियम्स के जो पार्टिकल है वो बहुत ही जल्दी जल्दी यहाँ अंदर इंटर करेंगे। अब एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल जो इस गैसियस मीडियम से
इस सॉल्यूशन में इंटर कर रहे थे और जितने पार्टिकल यहाँ से बाहर निकल रहे थे गैसेस के, वो दोनों इक्वल हो जाएगा। यानी जिस रेट से गैस के पार्टिकल इस सॉल्यूशन में आ रहे हैं, उसी रेट से यहाँ से कुछ गैसेस पार्टिकल बाहर की ओर एग्जिट करेंगे, बाहर की ओर निकलने लगेंगे। और अगर ऐसा हो जाता है, इफ द नंबर ऑफ पार्टिकल इंटरिंग द सॉल्यूशन and the number of particle leaving the solution attain equality, then we can say a dynamic equilibrium has been attained. तो उस सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि वहां पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ चुका है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। कब? जब यहाँ के पार्टिकल्स जिस रेट से यहाँ एंटर कर रहे हैं, उसी रेट से यहाँ पार्टिकल बाहर निकलना भी अगर स्टार्ट कर देता है, तो उस कंडीशन में हम इक्विलिब्रियम आ चुका है ये कहेंगे। अगर पार्टिकल के मूवमेंट दोनों साइड से जो है वो सेम रेट से होने लगते हैं, तो ये चीज कहा जाएगा। अब इक्विलिब्रियम आ गया, अब क्या किया गया, हमने इक्विलिब्रियम के आने के बाद प्रेशर को फर्दर फिर इंक्रीज किया। अब सपोज करते हैं कि हमने प्रेशर को P2 से P3 किया, प्रेशर क्या है फर्दर फिर क्या हो गया, इंक्रीज। अब इस प्रेशर को फिर बढ़ा दिया, तो फिर यहाँ से जल्दी जल्दी और गैसेस पार्टिकल जो है वो इस सॉल्यूशन के अंदर जाने लगेंगे। सॉल्यूशन के अंदर गैसेस पार्टिकल जा रहे हैं, कुछ यहाँ से निकल भी रहे हैं, बट शुरुआत में नंबर ऑफ पार्टिकल जो अंदर जा रहे हैं वो ज्यादा होंगे और वो पार्टिकल जो बाहर की ओर आ रहे हैं वो कम होंगे। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा धीरे धीरे कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो सॉल्यूशन में इंटर कर रहे हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल जो सॉल्यूशन से बाहर की ओर जा रहे हैं, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, वो दोनों अब अगेन इक्विलिब्रियम में हो आ जाएंगे। तो इनिशियली जो है जैसे ही हमने प्रेशर को P2 से P3 किया, तो स्टार्टिंग में तो ये हम ऑब्जर्व करेंगे कि पार्टिकल इंटरिंग द सॉल्यूशन मोर होगा और पार्टिकल जो लीव कर रहा है वो उसके कंपैरिजन में लेसर होगा। लेकिन फिर धीरे धीरे इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ेगा ये पूरा होल सिस्टम हमारा। तो उस सिचुएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल जो यहाँ अंदर की ओर आ रहे हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल जो बाहर की ओर जा रहे हैं वो अगेन इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। और जैसे इक्विलिब्रियम में आ गए तो अब जो है इसमें कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। जितने से पार्टिकल आ रहे हैं उतने से अगर पार्टिकल बाहर जा रहे हैं तो क्या इफेक्ट दिखेगा, कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखने वाला। और अगर हम फिर से प्रेशर बढ़ा दें तो फिर वही बात होगी, अगेन वो बात रिपीट होगी कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो इंटर कर रहे होंगे वो फिर से बढ़ जाएगा और जो नंबर ऑफ पार्टिकल एग्जिट कर रहे होंगे वो थोड़ा उसकी तुलना में कम रहेंगे। तो ये हर बार हमें ये देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो इसके बाद अब हम एक नोट पॉइंट, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है, वो ये कि जो डिसोल्यूशन ऑफ गैस का जो ये प्रोसेस है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये बात हमें यहाँ पर एक नोट पॉइंट के रूप में यहाँ ध्यान रखनी है कि ये जो प्रोसेस है डिसोल्यूशन का, डिसोल्यूशन वो कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस यानी कि जब पार्टिकल गैसियस मीडियम से वो आगे सॉल्यूशन में इंटर करते हैं तो इसे ही हम लोग कहते हैं डिसोल्यूशन। और ये जो प्रोसेस है ये कैसा नेचर में, एक्सोथर्मिक इन नेचर है। तो इट मीन्स कि अगर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, अगर ध्यान से फिर सोचें प्रोसेस कैसा है, गैस का इस सॉल्यूशन में जाने का प्रोसेस एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब हीट बाहर निकलेगा और हम अगर टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, तो क्या ये इसके फेवर में है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम, इसके अंदर और हीट एनर्जी प्रोवाइड करें जबकि ये हीट और निकालना चाह रहा है। तो अगर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, इस केस में अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए तो वो तो इसके डिसोल्यूशन के फेवर में है ही नहीं। इट मीन्स कि सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होने लगेगी, घटने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस किस तरह के प्रोसेस में आ रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में आ रहा है। और गैस का डिसोल्यूशन अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर का बढ़ाना इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। और टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सॉल्युबिलिटी जो गैसेस की थी वो और कम होने लगेगी, घटने लगेगी। उल्टा हम कह सकते हैं अगर हम टेम्परेचर कम कर देते हैं, लेस कर देते हैं, तो सिंपल सी बात, टेम्परेचर कम किए तो फेवर में है इस चीज के, क्योंकि प्रोसेस कैसा था, एक्सोथर्मिक, हीट ऐसे ही बाहर निकालना चाह रहा था और हमने और क्या किया, टेम्परेचर को कम करवा दिया। तो इस केस में सॉल्युबिलिटी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, इंक्रीज करने लगेगी। और
ये जो है ये बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रखना है। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि एक्वेटिक एनिमल को वाटर बॉडीज में सरवाइव करने में ज्यादा इजीनेस होता है कोल्डर रीजन में या फिर ठंड के मौसम में। ठंड के मौसम में जहाँ जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो उस समय एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज्यादा इजीनेस होती है, आसानी होती है वाटर में सरवाइव करने में, क्योंकि टेम्परेचर के कम होने से गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर बॉडी के अंदर वो क्या होगी, बढ़ेगी। रिस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन वगैरह ज्यादा मात्रा में अंदर जाने लगेंगे तो इन्हें हेल्प होगा। बट वही अगर समर सीजन आ जाता है, टेम्परेचर बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी गैसेस की कम होने लगेगी, रिस्पिरेटरी गैसेस वाटर में कम डिजोल्व होने लगेंगे, तो ये एक्वेटिक लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। तो हम यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि टेम्परेचर जो है गैसेस के केस में किस तरह से इफेक्ट डाल रहा है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए तो सॉल्युबिलिटी गैसेस की, याद रखना गैसेस की यहाँ बात हो रही है, वो घटने लगेगी। और अगर हमने टेम्परेचर जो है वो घटा दिया तो सॉल्युबिलिटी गैसेस की लिक्विड में बढ़ने लगेगी। ये चीज वंस अगेन मैं यहाँ रिपीट कर देती हूँ कि दिस इज फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, फॉर लिक्विड एज अ सॉल्वेंट एंड गैस एज अ सॉल्यूट, ये कंडीशन है यहाँ पर। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की हम लोग बढ़ रहे हैं और वो है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ, what does this law tells? It tells that at the constant temperature, the solubility of gas in any given liquid is directly proportional to the pressure. बहुत ही सिंपल सा ये लॉ है। एट टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, अगर हमने टी को कांस्टेंट रखा है तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी किसी गिवन लिक्विड में, वो क्या है, वो सॉल्युबिलिटी किसी गिवन लिक्विड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन गिवन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज के है, तो प्रेशर के। यही है कांस्टेंट लॉ। बहुत ज्यादा ही सिंपल है ये कि अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन किया जाए तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है किसी गिवन लिक्विड में वो प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर इंक्रीज किया जाए तो गैस की सॉल्युबिलिटी जो है उस लिक्विड के अंदर इंक्रीज होगी। प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए अगर प्रेशर को डिक्रीज किया जाए तो सॉल्युबिलिटी वो घटेगी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है इन दोनों के बीच में एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज हेनरी लॉ। हेनरी ने इसी के बारे में यहाँ पर बात की है। तो हिज हेनरी लॉ ने क्योंकि एक रिलेशन दे रखा है प्रेशर का सॉल्युबिलिटी से, और इस रिलेशन में टेम्परेचर को कांस्टेंट लेके हम लोग चल रहे हैं। इसके मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा एक हम डिमॉन्स्ट्रेशन, एक एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं। एक पर्टिकुलर कंटेनर, यहाँ पर हमने किसी लिक्विड को ले लिया। सपोज दिस लिक्विड इज वाटर एंड अबव द surface of water a gaseous system is present over here. This gaseous system, suppose it consists of two types of gases A and B. This gas A is having a pressure, partial pressure PA, and thus another gas is also exerting a pressure over the surface of this liquid, and its partial pressure is represented as PB. तो बस कुछ नहीं, हमने एक सिस्टम यहाँ पर लिया है और इस सिस्टम में नीचे यहाँ लिक्विड रखा है और लिक्विड के ऊपर एक गैस का एक सिस्टम है। इस सिस्टम में दो तरह के गैसेस प्रेजेंट है, ए एंड बी। ए इज हैविंग द पार्शियल प्रेशर पीए वाइल बी इज हैविंग द पार्शियल प्रेशर पीबी। अब इस पूरे होल सिस्टम को एक कांस्टेंट टेम्परेचर टी पर मेंटेन कर दिया गया है। यहाँ पर टेम्परेचर को टी मेंटेन किया गया और ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा है थ्रू आउट द ऑब्जर्वेशन। अब क्या हुआ, इस प्रेशर पीए और पीबी में से अगर इफ पीए इज ग्रेटर देन पीबी, अगर ऐसा हो तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग
जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसके जो सॉल्युबल होने की कैपेसिटी होगी वो ज्यादा होगी। इट मीन्स कि हम यहाँ ये कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर जिस गैस का ज्यादा होगा, किस फेज में, वेपर फेज में, यही ना वेपर फेज, ये इतना दूर जो है ये वेपर फेज है। तो इस वेपर फेज में जिसका भी पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उसका मोल फ्रैक्शन इस लिक्विड फेज में अगर बात करें, इस सॉल्यूशन में बात करें तो ज्यादा होगा, क्योंकि जिसका प्रेशर ज्यादा वो जल्दी जल्दी अंदर इंटर करने लगेगा तो उसका मोल फ्रैक्शन यहाँ क्या होगा, इंक्रीज करने लगेगा। इन कंपैरिजन इसका पार्शियल प्रेशर यहाँ कम है तो इसके मोल फ्रैक्शंस यहाँ क्या कम देखने को मिलेंगे। तो इसको मैथमेटिकली हम इस तरह से करते हैं कि प्रेशर जो होगा गैस का, जो पार्शियल प्रेशर होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, तो मोल फ्रैक्शन के। हियर दिस इज मोल फ्रैक्शन P। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करके यहाँ इक्वल लाते हैं और जब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ कांस्टेंट आ रहा है, दैट कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड एज KH एंड इनटू दिस X। तो दिस P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस and this X represent the mole fraction of the gas, while this KH is Henry constant. This KH is Henry constant. So this, once again, this P is what? This P is partial pressure. Partial pressure किसका? गैस का। किस फेज में? वेपर फेज में। यहाँ जो वेपर फेज क्रिएट किया गया है उस वेपर फेज में जो गैस का पार्शियल प्रेशर है उसे हम यहाँ P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो P पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है वेपर फेज में, और ये जो X है ये मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और मोल फ्रैक्शन किस फेज में? इस सॉल्यूशन फेज में, इन सॉल्यूशन फेज। और ये X जो है वो हेनरी कांस्टेंट है। अब अगर इस पार्शियल प्रेशर और इस मोल फ्रैक्शन को लेकर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो एक लीनियर ग्राफ ऑब्टेन होगा। पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के लिए को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो एक लीनियर ग्राफ ऑब्टेन होकर मिलता है जो साफ इसके डायरेक्ट रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो गैस का प्रेशर होगा वेपर फेज में और जो उसका मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूशन फेज में वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको ग्राफिकली हम एक लीनियर ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर इस हेनरी कांस्टेंट की बात करते हैं तो दिस हेनरी कांस्टेंट इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। कहने का मतलब ये है कि ये डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी वो वैरी करेगी, यानी KH जो है वो हर गैसेस के लिए एक समान वैल्यू नहीं देगा, ये गैसेस के नेचर पे डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ गैस डिसाइड करेगा इस KH का वैल्यू, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। उसके अलावा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी इस KH की वैल्यू जो है वो वैरी करेगी। तो टेम्परेचर और नेचर ऑफ गैस जो है अफेक्ट करता है इस हेनरी कांस्टेंट के वैल्यू को। दैट्स व्हाई वी कॉल हेनरी कांस्टेंट एज नॉन यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब अगर हम लोग वापस हेनरी लॉ के मैथमेटिकल फॉर्म पे जाते हैं जो है P इज इक्वल टू KH इंटू X, तो हम यहाँ साफ कह सकते हैं कि अगर हम इस पार्शियल प्रेशर को गिवन प्रेशर ले लें, यानी इसे भी कांस्टेंट कर लेते हैं, ये जो P पार्शियल प्रेशर है वो अगर कांस्टेंट है तो ये जो अगर KH है ये जितना ज्यादा होगा गैस का जो ये कांस्टेंट का ये जो वैल्यू है ये जितना ग्रेटर होगा उतना X का ये जो वैल्यू आने वाला है, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू आने वाला उतना ही कम होगा। वंस अगेन फिर से देखते हैं, इस हमने पार्शियल प्रेशर को क्या कर दिया, कांस्टेंट, यानी कि ये जो न्यूमरेटर का वैल्यू है वो कैसा है, कांस्टेंट है, और ये जो नीचे डिनोमिनेटर में KH पुट कर रखा है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये इंक्रीज होगा तो अगर किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर को कंटिन्यूअसली हम बढ़ाएं तो उससे जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, लगातार घटने लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी गैस के लिए पर्टिकुलर प्रेशर पर जितना ज्यादा हायर इस KH का वैल्यू होगा उतनी कम होगी सॉल्युबिलिटी, वो उतना कम सॉल्युबल होगा किसी गिवन लिक्विड के अंदर।
क्योंकि ये मैथमेटिकल फॉर्म भी साफ ये बात बता रहा है। और यहाँ पर इस तरह से हम इसको समझ भी सकते हैं कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए केएच की वैल्यू को इंक्रीज करते जाते हैं तो उस गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो घटने लगेगी, डिक्रीज करने लगेगी। तो केएच को इंक्रीज किया एट पी इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होगी वो डिक्रीज होगी, कम होने लगेगी। इस अब केएच की वैल्यू का अब अगर टेम्परेचर से रिलेशन देखा जाए कि ये जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सॉरी हेनरी कांस्टेंट जो है वो कैसे अफेक्टेड होता है टेम्परेचर से, तो टेम्परेचर के अगर वैल्यू को इंक्रीज कर दिया जाए तो यहाँ हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज होगी। टेम्परेचर के बढ़ने से केएच का वैल्यू जो होगा, हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू वो इंक्रीज होगा। अब इस बात को अगर ऊपर की बात से रिलेट किया जाए, अगर ये केएच इंक्रीज हो रहा है तो उस सिचुएशन में सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, घट रही है। तो हम यहाँ से ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी किसी गिवन लिक्विड में वो डिक्रीज करेगी, क्योंकि टेम्परेचर का जो रिलेशन है केएच के साथ वो डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ा तो हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो बढ़ी, और अगर ये हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ जाता है, अगर इसको यहाँ से कनेक्ट करते हैं, हेनरी कांस्टेंट की अगर वैल्यू बढ़ जाती है किसी गिवन प्रेशर पर, तो वो मोल फ्रैक्शन को जो है वो घटाएगा। मोल फ्रैक्शन के घटने का मतलब क्या है कि गैस जो है वो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व कम हो रहा है, सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो गई है, घट गई है, डिक्रीज कर गई है। अब एक लास्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं, वो है हेनरी लॉ का एप्लीकेशन। हेनरी लॉ की एप्लीकेशन की हम बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, सॉफ्ट ड्रिंक जो हम लोग यूज करते हैं, उन सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व कराया जाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इस ड्रिंक के अंदर हाई प्रेशर में डाले जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेशर के इंक्रीज होने से गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो लिक्विड में बढ़ेगी। तो जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, इन सभी को हाई प्रेशर में रखा जाता है ताकि गैसेस जो है, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें यूज होते हैं, वो उसमें आसानी से सॉल्युबल रह सके, उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ सके। उसके अलावा जो सी डाइवर्स होते हैं, उन सी डाइवर्स की अगर बात करते हैं तो जैसे जैसे वो पानी में अंदर डेप्थ में गहराई में जाते हैं, प्रेशर जो है वो इंक्रीज होने लगता है, और कंटिन्यूस प्रेशर के इंक्रीज होने के कारण जो ब्लड के अंदर जो गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज करने लगती है। अब वो डाइवर धीरे धीरे सरफेस की तरफ आ रहे हैं, ऊपर की ओर आ रहे हैं, तो प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब प्रेशर के डिक्रीज होने से गैसेस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, और इसकी वजह से उन जो ब्लड वेसल्स होते हैं, उस ब्लड वेसल्स के अंदर गैसेस के बबल्स का फॉर्मेशन होने लगता है, और वो जो गैसेस के बबल्स का फॉर्मेशन होता है उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं बेंड। वो जो कंडीशन सिचुएशन जो डेवलप हुआ उस समय, उसे बेंड कहा जाता है। और ये बेंड जो है वो मतलब ना हो या उसे अवॉइड करना हो अगर, तो इस बेंड कंडीशन को स्कूबा डाइवर्स वगैरह जो है वो उसे अवॉइड करने के लिए अपने साथ एक टैंक लेकर जाते हैं, और इस टैंक में एयर को डाइल्यूट कर दिया जाता है, डाइल्यूटेड एयर उसमें फिल कर दिया जाता है, जिसमें मिक्स कर दिया जाता है हीलियम और अलग अलग गैसेस जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग परसेंटेज में। तो यहाँ पर हम लोग बहुत सिंपल वे में इसको समझ सकते हैं कि स्कूबा डाइवर जब धीरे कहाँ जा रहे हैं, वाटर बॉडी के अंदर जा रहे हैं, तो वाटर बॉडी के अंदर जाने पर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी इंक्रीज होने लगी। अब जब वापस वो वाटर बॉडी से बाहर की ओर आ रहे हैं, सरफेस की तरफ आ रहे हैं, तो सरफेस की तरफ आने पर प्रेशर घटा तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी भी घटी, और उसकी वजह से अंदर में बबल्स इंट्रोड्यूस होंगे, और ये जो बबल्स इंट्रोड्यूस होंगे इस कंडीशन को मेडिकल टर्म में बेंट का नाम दिया जाता है, जो कि एक डेंजरस कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग भी है, पेनफुल कंडीशन होता है। तो ये अवॉइड करने के लिए वहां जो स्कूबा डाइवर है वो एक टैंक कैरी करते हैं, और उस टैंक में फिल्ड होता है डाइल्यूटेड एयर। डाइल्यूटेड एयर को उसके अंदर भर दिया जाता है, और उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसमें हीलियम प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन लगभग 32.1% प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो लगभग 56% प्रेजेंट होगा, और हीलियम की बात करते हैं लगभग 11.7% प्रेजेंट होता है। तो ये एक अगेन एक एप्लीकेशन है हेनरी लॉ का,
नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर आते हैं। अगर हम लोग बात करें सी लेवल पे, तो सी लेवल पे एक पर्टिकुलर प्रेशर होता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग सी लेवल से ऊंचाई पर जाते हैं तो प्रेशर जो है वो क्या होगा, घटने लगता है। प्रेशर के घटने से जो ऑक्सीजन की जो डिजोल्विंग कैपेसिटी है हमारे ब्लड में, वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। ऑक्सीजन कम जाएगा हमारी बॉडी के अंदर तो सिंपल सी बात है कि वीकनेस जैसा फील आएगा। अब जो क्लाइंबर्स वगैरह होते हैं जो हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, वो जैसे जैसे ऊंचाई पर जा रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कम होने के कारण जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो भी घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और इस वजह से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में कम डिजोल्व हो पा रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बॉडी वीकर फील कर रहा है खुद को। और इस पर्टिकुलर कंडीशन को जो ये अराइज हुआ, इसे हम लोग अनॉक्सिया कहेंगे। तो ये भी एक तरह से एक एप्लीकेशन है हेनरी लॉ का। तो जो लास्ट एप्लीकेशन की अगर बात करें तो ये भी बहुत सिंपल है कि अगर हम हायर एल्टीट्यूड की बात करते हैं, हायर एल्टीट्यूड पर पहुंचते हैं, तो ऊंचाई पर जाने पर सी लेवल के कंपैरिजन में जो प्रेशर है वो प्रेशर घटा तो जो ऑक्सीजन है एयर में उसकी जो पार्शियल प्रेशर है वो भी घटी, और ये ऑक्सीजन प्रेशर जब कम हो गया तो ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जो डिजोल्व हो पा रहा था वो डिजोल्व भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, सॉलिबिलिटी क्योंकि घट गई। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण बॉडी में वीकनेस जैसा फीलिंग आता है, और ये एक जो कंडीशन अराइज हुआ बॉडी के अंदर, दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज अनॉक्सिया। So these are some of the applications of Henry law. So till here we have discussed about solubility of gases in the liquid, talking about the factors, how the pressure and temperature affect the solubility of gas in given liquid. Then we move toward Henry law, which related partial pressure of the gas and mole fraction in solution phase, and finally we ended with the application of Henry law.